नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एबीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम राज्य व्यवस्था के पूर्वावलोकन की श्रृंखला में आज देखेंगे शासन प्रणाली से संबंधित सवालों को। इसमें साथियों संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित सवाल रहेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहले नोट्स दिया हुआ उसको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है कि इस चैप्टर से संबंधित जो सवाल बने हैं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पीसीएस और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बन भी सकते हैं आगे चल के जहाँ से, तो उनको देखेंगे। देखिए, राजतंत्र या शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राजमुकुट धारण करता है। वह आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा इसका प्रयोग करते तथा इसका प्रयोग निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अब देखिए, आगे बताया है प्रजातंत्र के बारे में। तो प्रजातंत्र क्या होता है साथियों? वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप क्या है? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहाँ विद्यमान होता है जहाँ जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है और यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अब देखिए साथियों, आगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताया है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो होता है वह समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है वह अमेरिका की शासन व्यवस्था के रूप में मिलता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है जो जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टतः विभाजित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को परिसंघीय कहने का कारण ये है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्तियां हैं उनका एकदम क्लियर जो है कि डिवाइडेशन किया गया है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए
प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में, अब देखिए भारतीय संविधान हमारा जो है वह संघात्मक रूप में है, लेकिन कुछ भारतीय संविधान के प्रावधान के लक्षण ऐसे हैं जो भारत के संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था की तरफ झुकाते हैं। तो उनमें से क्या है? राज्यपाल का पद है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकल नागरिकता का प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान है तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। इसका मतलब ये है कि भारत के राज्यसभा में जो है कि राज्यसभा में अलग अलग राज्यों का अलग अलग अपना प्रतिनिधित्व है, जबकि अमेरिका में क्या है? अमेरिका में सब कुछ सभी 50 राज्य हैं, सभी राज्यों से जो उच्च सदन है उसके सदस्य बराबर संख्या में जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर इस बात का वितरण किया गया है, इसीलिए जो राज्य जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है उस राज्य के जो कि रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जाते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय है कि, अब देखिए भारत के गणतंत्र होने का मतलब बता रहा है, तो भारत के गणतंत्र होने का मतलब ये है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद, हमारे यहाँ जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, तो किसी देश में कुछ और भी कहते होंगे, भले ही वो देश भी गणतंत्र होगा, तो इसीलिए सर्वोच्च पद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह देश गणतंत्र कहलाएगा। तो भारत के संदर्भ में भारत इसलिए गणतंत्र है कि भारत के जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का जो सर्वोच्च पद है उस पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो निर्वाचन के द्वारा जो है कि बैठता है, न कि मनोनयन के द्वारा या न कि वंशानुगत रूप में वो बैठता है। तो इसीलिए भारत क्या है साथियों? भारत एक रिपब्लिक स्टेट है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः कैसा है? संघात्मक है। केसी वियर ने भारत को अध्यक्ष अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। तो साथियों ये कोटेशन बहुत बार पूछा जाता है कि किस राजनीतिक विचारक ने भारत की जो है कि संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा है, तो वो कौन है? वो है केसी वियर। और आगे दिया है कि जी ऑस्टिन, या जिनका पूरा नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कथन भारत के संघवाद के बारे में हमको आपको याद करना है। पहला कि भारत के संघ को अर्ध संघात्मक संघ कौन कहता है? तो केसी वियर कहते हैं। और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कौन कहता है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं। और भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। मतलब कि भारतीय संविधान जो है न तो वो बहुत लचीला है न ही बहुत कठोर है, अर्थात भारत के संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो ऐसा नहीं कि बहुत रेयर कंडीशन में परिवर्तन होगा या उसके लिए बहुत कठिन प्रक्रिया है या फिर बहुत आसान प्रक्रिया है, तो दोनों के मध्य की प्रक्रिया है। इसीलिए भारत का संविधान कैसा है? थोड़ा कठोर भी है, थोड़ा लचीला भी है, दोनों के बीच का है। यह कथन केसी वियर का है। तो भारतीय संविधान के अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के बीच के संतुलन स्थापित करता भारतीय संविधान, ये बोले हैं केसी वियर। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। चलिए साथियों अब देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित क्या सवाल बने हैं। तो पहला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? राज्य मतलब स्टेट जो शब्द है उसको सर्वोत्तम रूप में कौन सा कथन परिभाषित करता है? तो पहला कथन यहाँ पे दिया है विकल्प कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा कह रहा है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या बनाया है। आगे है तीसरा वाला जो कथन है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। डी ऑप्शन बनाया है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी
कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो भारत के जो राज्य शब्द को सबसे अच्छा इनमें से कौन परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए देख लीजिए, फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन ए में क्या बताया गया है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, बाह्य नियंत्रण मतलब अगर आपके ऊपर नहीं होगा तो आप कैसे स्टेट होंगे? आप सॉवरेन स्टेट होंगे, मतलब आप संप्रभु होंगे अपने आप में, और आपका एक निश्चित भूभाग होगा जिसमें आप निवास करेंगे और जिसकी एक संगठित सरकार होगी। तो साथियों राज्य के जो 4 तत्व हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये 4 चीज़ें जहाँ हैं तो उस समुदाय या उस संस्था को क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, मतलब संप्रभुता हो गई और कुछ लोग भी हो गए और निश्चित भूभाग भी हो गया और उन लोगों को संगठित करने की एक सरकार भी हो गई। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। बाकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए राज्य स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण को मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या है, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और चौथा है संप्रभुता। अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णयन के संदर्भ में स्वतंत्र होगा। किसी भी राज्य का अनिवार्यतः तो संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए दिया गया कथन जो है कि राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो अभी व्याख्या में हमने देखा कि संप्रभुता जो होती है वो किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही आ जाएगा। तो वही बातें हैं साथियों, इसलिए इसकी व्याख्या हम स्किप करते रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? भारत की संप्रभुता के बारे में कह रहा है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो साथियों ये जो दूसरा कथन है ये गलत है, बाकी पहला कथन सही है कि भारत राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ का मेंबर तो है बट उससे भारत की संप्रभुता पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो पहला कथन है जिसमें केवल एक दिया है वही सही होगा। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए इसकी व्याख्या में तीसरे की पढ़ दे रहा हूँ कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक? अब देखिए एक ही चुनना है क्या? हाँ देखिए तो इसमें से संसदात्मक हमारा सही हो जाएगा। शासन प्रणाली, लोकतंत्र कोई शासन प्रणाली नहीं। लोकतंत्र एक जो है कि सरकार को चलाने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जो है कि राजा हो और लोकतंत्र दोनों साथ नहीं हो सकता। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो साथियों शासन प्रणाली की 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत ने जो है कि ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। न्यायपालिका का किसी तरह से कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं होता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ये भी बात गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ये ऑप्शन डी हमारा जो है सही होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों,
क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। या बी है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कथन है कि संसद के सभी सदस्य राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, तो ये जरूरी नहीं है साथियों। जो दल जीत के आता है उनका सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, तो ऑप्शन ए खारिज हो जाएगा। बी देखिए, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बी पे विचार करते हैं। बाकी डी देखते हैं। सी देखिए, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। तो चुनाव में तो ऐसा होता है संसदात्मक सरकार में कि जब 5 साल बाद चुनाव होता है तो अगर जनता जिसको चुनी हो उसको पसंद नहीं करती है तो उसको 5 साल बाद बदल भी सकती है। और डी दिया है कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। ये भी बात तो सही है, देखते हैं क्या सही माना है। तो ऑप्शन बी हमारा जो इनमें से सबसे सही जो है कि विकल्प है। देखिए इसकी व्याख्या आईएएस का प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है। विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब है साथियों ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, वर्तमान में संसदात्मक सरकार शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। अब अगला सवाल है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। ये तो इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में राजा जो है वो नाममात्र का कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली ये भी है। द्विसदनी विधायिका ये भी भारत में है। और डी है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, तो ये भारत में है लेकिन वहाँ पे नहीं देखते हैं। देखिए यही सही भी है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है क्योंकि यह प्रणाली भारत ने अमेरिका के संविधान से ली है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनी विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। पूछ रहा है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया लेकिन हमारा मॉडल कैसे उनसे भिन्न है। तो पहला इसमें बता रहा है कि जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ये तो बात सही है। बाकी हम देखते हैं आगे कथन क्या दिया हुआ है आगे की। देखिए, दूसरा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये भी बात सही है साथियों। तो इस तरह से हमारा जो है कि दोनों ही कथन सही है। देखिए,
ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहाँ संसद ही सर्वोच्च प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, भारत का संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली इस मामले में भिन्न है कि वहाँ पर ब्रिटेन की संसद कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, उसको इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं और उसके इसी शक्ति के कारण उसको कहा जाता है ब्रिटेन की संसद केवल एक लड़की को लड़का नहीं बना सकती और लड़का को लड़की नहीं बना सकती है, बाकी वो सब कुछ कर सकती है। जबकि भारत की संसद को इतने स्तर का जो है कि अधिकार नहीं प्राप्त है। संशोधन संसद के जो है कि संशोधन की जो शक्ति है वो एक हद तक है और उससे ज़्यादा अगर वो डिस्टर्ब करता है या परिवर्तन करता है तो उसके लिए जो है कि न्यायालय में जाया जा सकता है, मतलब न्यायालय उस पर बाउंडेशन लगा सकती है या उसके द्वारा बनाए हुए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अब दूसरा कथन देखिए क्यों सही नहीं, क्योंकि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया है। तो इस तरह से जो कथन दो दिया गया है वो भी जो है कि भारत को संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भिन्न करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार भारत के संविधान की विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार भारत के संविधान की विशेषता नहीं है बल्कि यह अमेरिका के संविधान की विशेषता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है जबकि संसदात्मक सरकार, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? भारत का जो राजनीतिक पद्धति है धर्मनिरपेक्ष है, राज्य है, सही है, संसदीय पद्धति की सरकार है, ये भी सही है, संघीय नीति है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, यह नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि पूछ रहा है कि भारत में संसदीय सरकार की प्रणाली है, अब उसके पीछे का कारण पूछ रहा है। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती इसलिए संसदीय शासन प्रणाली है, या संसद संविधान का संशोधन कर सकती है ये इसलिए संसदीय प्रणाली है, या राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता इसलिए संसदीय प्रणाली है, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख पहचान यही है साथियों, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अनुच्छेद 75(3) में ये बात बताई गई है। और संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं तथा कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। संसद में भी किसका साथियों? लोकसभा का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि पूछ रहा है कि संसदीय शासन के स्वरूप का प्रमुख लाभ क्या है। पहला दे रहा है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं
तो ऐसा नहीं है साथियों। संसदीय शासन प्रणाली में दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते, बल्कि दोनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं। क्योंकि जो हमारी कार्यपालिका होती है वो विधायिका में से ही बनती है, तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना होता है, इसलिए स्वतंत्र नहीं होती है। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। इस पर विचार करते हैं। सी दे रहा है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, ये सही है। और सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा, कि इसका लाभ क्या है कि कार्यपालिका जो होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, इसलिए यह लाभकारी है, क्योंकि कार्यपालिका मनमानी नहीं कर सकती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की यह लाभ है, संसदीय शासन प्रणाली का यह लाभ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, कूट बना के दिया है। पूछा है कि, एक सेकेंड, देखिए पूछा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। तो क्या पूछ रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। पहला दे रहा है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। दूसरा है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। देखिए कूट क्या दिया है, पहला पहले के साथ दूसरा केवल 3, या दूसरा और तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। इस पर विचार करते साथियों देखिए क्या दिया है, पहला और दूसरा ही केवल सही दिया है। राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता तो वो कहाँ मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है कि जो है वो सही नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली से संबंधित दो ही कथन सही हैं। कौन कौन से हैं वह, पहला और दूसरा ही केवल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कहा है कि अनुच्छेद 75(5) में कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद जो होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी अनुच्छेद 75(3) में बताया गया। इस तरह से दूसरा भी कथन सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है और भारत में राज्य या राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से तीसरा कथन जो दिया था साथियों वह गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के बारे में दिए हुए विकल्पों में से पूछ रहा है कौन सा सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होती है, तो गलत है साथियों। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाब देती है, यह भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, यह भी गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए साथियों अगर इसमें ये रहता कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती तो ये सही रहता। इस तरह से हमें लगता है ऑप्शन ई सही होगा। हाँ देखिए ई सही माना है। देखिए शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, तब विकल्प हमारा ई जो है वह सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बना है साथियों कि निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो मंत्रिमंडलीय सरकार को पूछ रहा है, तो एक तरह से संसदीय शासन प्रणाली के बारे में यह सवाल बना रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय स्वरूप का सरकार संसदीय सरकार को ही कहा जाता है। देखिए क्या विकल्प बनाया है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था
जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के ऑप्शन सी बनाया कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ऑप्शन डी है कि उस शासन व्यवस्था के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। तो इनमें से जो पूछ रहा है कि उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडलीय स्वरूप के सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इनमें से जो अभिव्यक्त करता है वो है साथियों ऑप्शन सी में जो बात कही गई है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। देखिए साथियों, ये थोड़ा भाषा में कठिन था क्योंकि ये IAS 2017 में सवाल पूछा गया है। बाकी इसकी व्याख्या हम देखते हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मतलब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 साथियों कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो ये भी बात सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी बात सही है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, भारत की इस प्रस्तावना जो इस शब्द से शुरू होती है इस वाक्य से, तो ये यही प्रतिदर्शित करती है कि भारत में जनता जो अंतिम सर्वोच्च शक्ति वो जनता में है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, तो चौथा नहीं सही होगा। बाकी हमको जहाँ तक उम्मीद है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। देखते हैं विकल्प बना है पहला, दूसरा, तीसरा, बी सही है। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं साथियों। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, यह भी बात सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसमें तो हमको चारों ही सही लग रहा है। देखते हैं विकल्प। तो डी तो दिया है, हाँ डी ही सही है। देखिए, भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 19। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। एक संविधान संगत सरकार, भारत में तो सही है। लोकतांत्रिक सरकार भी, विधि का शासन भी, सत्तावादी सरकार, यही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही नहीं होगा। देखिए, भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो भारत के संविधान से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो संवैधानिक सरकार का आशय यही, ऑप्शन डी में जो दिया है यही सबसे सही विकल्प है। देखिए, संवैधानिक सरकार से आशय है कि ऐसी सरकार से जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार यथा भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं साथियों, कथन कारण का है। अभिकथन है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण बता रहा है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो क्या भारत का अपना एक संविधान होने के कारण भारत लोकतांत्रिक है? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का अपना एक संविधान है। देखिए, लोकतंत्र होने के लिए संविधान का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन को अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे राजतंत्र भी है, लोकतंत्र नहीं, वहाँ राजतंत्र है और वहाँ संविधान भी नहीं है। तो इसका देखते हैं क्या है। कथन और कारण दोनों सही है और कथन और कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। और तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी ही सही है। दोनों तो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन इस कारण नहीं है लोकतांत्रिक कि यहाँ पे संविधान है, और भारत में संविधान है ये भी बात सही है, लेकिन दोनों कथन और कारण एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही सुशासन की व्यवस्था में आता है, विशेषता में पारदर्शिता भी आती, कानून का नियम, लाल फीताशाही नहीं आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वेलफेयर स्टेट होता है साथियों, वह कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, कल्याणकारी राज्य नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार प्रति क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं की लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में केंद्र में वंचित वर्ग ही है। तो इस तरह से साथियों ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, 26 है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। तो यह कल्याणकारी राज्य की धारणा है। देखिए, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से
संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। देखिए अब अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो भारत के संविधान का जो दर्शन नहीं वो साम्यवादी राज्य नहीं है। देखिए भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता अब्लिक न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक के बजाय कैसा है? संसदात्मक है। और भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है साथियों। भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो यही ऑप्शन डी जो है वह सही। देखिए भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब देखते हैं 29। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो जनता न रहता तो संविधान होता, लेकिन जनता रहने पर जनता हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30। इसकी व्याख्या देख लीजिए 29 की। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व पूछ रहा है। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका या व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है, इसमें से अध्यक्षात्मक डी हो जाएगा साथियों, सॉरी बी, एकल कार्यपालिका। डी भी है लेकिन एकल कार्यपालिका जो है वह आधारभूत तत्व में हो जाएगा। देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका है, इसमें सत्ता केंद्रित होती है, एकल कार्यपालिका। हाँ, तो साथियों इस सेशन में इतना रहने देते हैं। बाकी के सवाल जो है कि हम अगले सेशन में लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।